हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने बोला था कि एक सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का क्विक रिकैप करेंगे। तो आज हम वो सीरीज को शुरू कर रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसका पहला टॉपिक है चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है। एनसीईआरटी में चार्ज के रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि चार्ज का ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी चार्ज के लिए नहीं है या फिर कौन सा वाला स्टेटमेंट चार्ज के लिए रॉन्ग है। तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहले जैसे दिया गया है, चार्ज क्या है? एक मैटर का प्रॉपर्टी है। मैटर का बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। उसी टाइप का चार्ज भी एक मैटर का प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। वो वैसे दिया गया है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी बॉडी से रिमूव करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और किसी बॉडी को अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। और हर बॉडी जो होता है वो नेचुरली ऑलवेज न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर रहता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे चार्ज के यूनिट के बारे में दिया गया है, जैसे कि फैराडे, कूलम, फ्रैंकलिन। फैराडे जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, फ्रैंकलिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेकिन चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है उसको कूलम बोलते हैं, और हम इसी को ही ज़्यादा तक इस्तेमाल करेंगे, कूलम को। लेकिन ये हमें याद रखने वाला है कि फैराडे जो होता है 96500 कूलम होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। और बाकी ये तो हम सब पढ़े हैं कि जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। अगर कोई इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है कोई पर्टिकुलर टाइम में, वहाँ पर हम dq/dt कर देते हैं, जहाँ पर चार्ज को एक टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दिया जाता है और उसको हम बस डेरिवेट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद चार्ज का डायमेंशन भी दिया गया है, जो होता है a/t। a में एम्पियर और t में टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज़। पहले चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। और चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम उस बॉडी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो फिर वो बॉडी जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट, तो चार्ज जब मूव करता है तो उसके साथ हमेशा मास भी ट्रांसफ़र होता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है, भले ही वो बहुत कम मास होता है, नेग्लिजिबल होता है, फिर भी उसका कुछ तो मास रहता है। तो फिर जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे किसी बॉडी से और वो पॉजिटिव बना देंगे तो क्या होता है? तो उसका मास डिक्रीज करता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को हम नेगेटिव बना रहे हैं, इसका मतलब क्या? उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक सेकेंड, उस केस में क्या होता है कि उसका मास बढ़ जाता है। चार्ज जो होता है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। क्वांटाइज मतलब जैसे कि कोई, मैं अगर बोलूँ कि अगर आप बाहर मार्केट में जाओ और केला लेकर आओ, तो आप क्या दुकानदार से जाकर बोल पाओगे कि आधा केला दे दो या फिर 1.5 केला दे दो? ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक उसी तरीके से चार्ज जब ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म से ट्रांसफ़र होता है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि किसी बॉडी को तुम्हें चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो फिर तुम उसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल कोई भी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे तुम करके ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि तुम जाके किसी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर आधा इलेक्ट्रॉन निकालो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और तोड़ना पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे, जैसे लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, कि इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। इक्वल चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव है। लेकिन ग्रेविटेशन जो होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हैं। तो एक चीज़ ये भी सोचने वाली है कि अगर मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, उसके पास और एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, दोनों चार्जेस के पास कुछ तो मास होगा। मान लीजिए इसके पास कैपिटल M मास है और इसके पास कैपिटल N मास है, मान लीजिए। तो फिर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फिर हमें नेट में क्या होगा? रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे? तो इसमें हमें ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन से। तो अगर दो चार्जेस को हम शॉर्टन डिस्टेंस पर रख ले
तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इसीलिए जो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। भले ही उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन लग रहा होगा ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने का 3 मेथड है। एक होता है फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, उसके ऊपर मैंने और एक ऑब्जेक्ट को जाकर रब किया, ऐसे ऐसे करके रब कर रहा हूँ। रब करने से क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन कैसे डेवलप हुआ, दोनों के बीच में मैंने फ्रिक्शन करवाया, वो रॉबिंग के वजह से, मतलब दोनों के घिसने के वजह से वो उन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और दोनों चार्ज हो गए। और दूसरा क्या होता है, चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन में क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जो ऑलरेडी चार्ज है, मान लीजिए दूसरा जिसमें चार्ज नहीं था उसको हमने एक साथ कांटेक्ट में ले आए, मतलब बस टच करवा ली, ये चार्ज था और ये चार्ज नहीं था, तो इन दोनों को जब हम टच कराएंगे तो ये दोनों ही चार्ज हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा गया है, वो है तो आइडेंटिकल बॉडीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, और दूसरा बॉडी वो न्यूट्रल है, और दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है। तो फिर क्या होगा, अगर हम इन दोनों को टच करवा लें, टच करने से कंडक्शन के मेथड से चार्जिंग होगा। चार्जिंग होने से क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो Q/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी Q/2 हो जाएगा, मतलब दोनों में सेम चार्ज आ जाएंगे। अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडी है तो फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद दोनों में चार्ज सेम हो जाएंगे। समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, फिर भी उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। तो फिर कैसे होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, और ये दूसरा बॉडी, दोनों बॉडी ऐसे हैं पास में कॉन्टैक्ट में है और दोनों न्यूट्रल है। मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज को, एक बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको उसके पास ले आया, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों न्यूट्रल है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जितना न्यूट्रॉन है उतना, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दोनों बॉडी में। इसमें भी जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतना, जितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें भी वैसा ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है। तो इसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले आया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, और जो प्रोटॉन होंगे वो इस रिपल्सन की वजह से वो इस साइड आ जाएंगे, दूसरे साइड को। रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझ में आए सही से। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने से अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला थोड़ा जूम करके, हाँ अभी ये जो है ये है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक दो स्फेरिकल बॉल्स है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगा, रिपल्सन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगा। फिर हमने क्या किया कि धीरे धीरे ऐसा कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता वो इस साइड अक्यूमुलेट होने लगेगा, इस साइड अक्यूमुलेट होने लगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास में है। और हमने अभी पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया और अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों बॉल्स हैं इनको हम अलग कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ। ये दोनों बॉल्स को मतलब दूर ले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ अभी देखिए, तो ये दो बॉल है, दो दूर लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक में आ गया, इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये तो पहले ही था ही जो हमने लाया था ताकि हम इन दोनों में चार्ज इंड्यूस कर सके। ये आप देखें कि क्या कि हमने यहाँ पर कुछ टच नहीं करवाया, पर बस दूर से रखा, जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज इसके ओर अट्रैक्ट हो गया, और दूसरे में रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूसरे में चला गया, और इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लिया जाए। नेक्स्ट में क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ तो वैसे भी हमने छोटी कक्षा में पढ़े हैं। कूलम्ब्स लॉ ये होता है कि दोनों चार्ज हैं, मान लीजिए दो चार्ज हैं,
जैसे यहाँ पर फिगर में दिया गया है, दो चार्ज है Q1 और Q2 और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है R। और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, जो भी हो, अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। वो जो होगा वो इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और क्या होता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी, हमेशा यही होता है कि अगर हम किसी जगह से भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, K, जो यहाँ पर दिया गया है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर से हमें क्या जानने को मिला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, उसका वैल्यू क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो लॉ है कूलम्स लॉ, वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, बाकी चार्जेस में कैसे फोर्स निकलेगा वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमें K के बारे में थोड़ा जानना है। जो K यहाँ पर है, K हमारा यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये जो K है, पहली बात तो ये आप देख लीजिए, K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और इसका डायमेंशन जो कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक मिनट, हाँ, डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, और Q1 Q2 का डायमेंशन हमने ऊपर देखा था, क्या होता है Q का डायमेंशन A इंटू टी, ये हमें पता है। और R स्क्वायर तो लेंथ होता है, तो यहाँ पर L स्क्वायर पता है। उसी से हम निकाल सकते हैं K का डायमेंशन क्या होगा। ये सब इधर ले जाएंगे, एक साइड करके K का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। वैसे अभी तो एग्ज़ाम बहुत पास में है तो इसको इतना डिटेल में नहीं करा सकते, बाकी आपको तो पता ही होगा, डायमेंशन निकालने वाला यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। थोड़ा इसको बस ट्राई कर लेना एक बार कि फोर्स का डायमेंशन डालकर और बाकी सब का डायमेंशन डालकर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देखना है जो यहाँ पर जो हमने एप्सिलॉन K का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस के लिए। एक बात याद रखने वाली बात है, ये एप्सिलॉन नॉट तभी लगेगा जब हम फ्री स्पेस में कर रहे हैं। बाकी अगर कोई अलग मीडियम में कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एप्सिलॉन M इस्तेमाल करते हैं। एप्सिलॉन M क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अभी यहाँ पर K का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, वो रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे कि फ्री स्पेस या फिर एआर के लिए जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर देख लिया 8 × 8.85 × 10⁻⁻12। और जो मीडियम के लिए होता है वो होता है एप्सिलॉन M। वो तो डिपेंड करता है उस मीडियम का क्या होगा एप्सिलॉन का वैल्यू। और उसको अगर हम देखें, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो होता है मीडियम का परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस का परमिटिविटी। मतलब ER इज इक्वल टू EM/E0। ठीक, नेक्स्ट अगर मीडियम के लिए है तो वहाँ पर K के वैल्यू, जैसे मैंने बताया, मीडियम के लिए अगर होगा तो वहाँ पर K के वैल्यू के लिए हमें मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो डालना होगा। और वहाँ पर जो मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो F0, मतलब जो फोर्स हमने पिछली बार निकाला था K का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डालकर, वो निकाल कर उससे अगर रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें मीडियम का फोर्स निकल आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, जो कहाँ लगता है, एलोंग लाइन जॉइनिंग। थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होता है।
ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये है Q1 और ये है Q2। इन दोनों के बीच में ये है कनेक्टिंग लाइन, जो डिस्टेंस जो है वो R है। जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग ही लगेगा, इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पर एक चीज़ ये दिया गया है कि F12 और F21, ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ वैसे। यहाँ पर बॉडी 1 है और यहाँ पर बॉडी 2 है। तो बॉडी 1 में जो फोर्स लगेगा 2 के वजह से उसको हम बोलेंगे F12, और बॉडी 2 में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे F21। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस उन दोनों का डायरेक्शन अलग होता है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। इसलिए वहाँ पर जब हम यहाँ पर बताया गया है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। उसके बाद दिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है जहाँ पर जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है उस जिसका वर्क डन, उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसीलिए एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वो 0 होता है। ये सब चीज़ें थोड़ा याद कर लीजिए, यहाँ ये पूछ लेता है एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं, वो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। वैसे यहाँ तक हम पढ़ लिए, तो यहाँ तक जो जो सवाल पूछे गए हैं उनको थोड़ा देख ले रहे हैं ताकि पता चले कि किस टाइप का सवाल आ रहा है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट का कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि एक सवाल पूछा गया था 2025 में, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है वो हमें निकालना है। पहला दिया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ये सही है, मैंने बताया था। वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये गलत है क्योंकि मैंने बताया था वो क्या होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। बाकी दोनों को भी देख लेते हैं। बाकी दोनों में दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो मैंने पहले समझाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल में होगा, ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है 3 नंबर ऑप्शन में, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इसमें मैंने +Q चार्ज रख लिया, उसके बाद अगर मैं इसमें और कुछ चार्ज जैसे +N चार्ज ऐड किया तो फिर इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, +Q। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +Q +N ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कंटेनर में कुछ चार्ज रख लिया +Q, तो 2 घंटे के बाद देख रहा हूँ कि उसमें चार्ज कम हो गया है या फिर ऑटोमेटिकली चार्ज बढ़ गया है, जबकि मैंने बिना कुछ ही ट्रांसफ़र नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई सिस्टम को आइसोलेट कर लूँ तो उसमें जो है चार्ज जो है ऑलवेज कंजर्व रहेगा, और ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या फिर कम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या देख लिया, जो पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो वाला गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो हमें गलत ऑप्शन निकालना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। चार्जिंग के दौरान जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका क्या होगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम एक बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ सोचिए क्या होगा। अब ऑब्वियसली उसका मास जो होगा वो बढ़ेगा। ये मैंने आपको पहले से ही बताया था। जब हम कोई बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा। उसका भले ही 10⁻³ kg ऑर्डर में उसका मास होता है, फिर भी उसका कुछ तो मास होता है। उसकी वजह से इस जो बॉडी का है वो मास जो है वो इंक्रीज होगा।
अगर हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होता तो फिर उसका मास जो होता वो डिक्रीज होता। नेक्स्ट, अच्छा, यही दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है उसमें ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछा जाता है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक बार पूछ लिया था 2025 में, नहीं तो अक्सर थ्योरेटिकल ही पूछा जाता है। ऐसे ही करके पूछ लेगा कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या फिर नहीं, या फिर जो दिया गया है जो प्रॉपर्टी अब जो दिया गया है चार्ज का उनमें से कौन सा चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे करके। वो सब तो मैंने भी नोट्स में आपको पूरा दिखा दिया है, उसको थोड़ा और एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर अभी नोट कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर लिया जाएगा आपको, ये उसी से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम बढ़ते हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉल पॉइंट एनालिसिस। पहले हम जानते हैं कि नॉल पॉइंट क्या होता है। नॉल पॉइंट, दो चार्जेस, अगर मान लीजिए 2 चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, तो नॉल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पर इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और वहाँ पर नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो नॉल पॉइंट है यहाँ पर एफ नेट जो होगा 0 होगा। किसके वजह से, इन दोनों के वजह से जो एफ नेट बनेगा वो 0 ही बन रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें इस टॉपिक से ये पूछा जाता है कि 2 चार्ज दे दिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया होगा, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे दिया होगा, पूछ लिया होगा कि इन दोनों के बीच में नॉल पॉइंट कहाँ बनेगा। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेस है। चलो उसी फॉर्मूलेस को अभी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दिया गया है, वो सब समझ में आ गया होगा कि Q2 होता है वो, यहाँ पर Q2 को Q1 से बड़ा मान लिया गया है, इसलिए दिया गया है कि Q2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू N इंटू Q1। मतलब Q1 जो है Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 से कम है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, अगर Q1 Q2 दोनों सेम साइन का है, मतलब सेम चार्जेस है, तो फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। तो उन दोनों के बीच में जो नॉल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, उन दोनों के लाइन के जॉइनिंग के बीच। मतलब जैसे यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में जो नॉल पॉइंट है वो उन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है जो Q1 और Q2 है वो दोनों सेम साइन के हैं, या फिर आइदर वो माइनस माइनस होंगे या फिर वो दोनों प्लस प्लस होंगे। अगर दोनों का साइन अलग होता तो क्या होता, जो नॉल पॉइंट बनता वो आउटसाइड बनता। आउटसाइड कैसे बनता, देखो ये है Q1, ये है Q2। नहीं, बड़ा डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं ताकि समझ में आए। हाँ, ये है Q1 और ये है Q2, ये होगा उनका लाइन जॉइनिंग। अगर दोनों अपोजिट साइन का है तो फिर उनका यहाँ बाहर कहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा उनका नॉल पॉइंट। यहाँ पर बन सकता है या फिर यहाँ पर बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, उसी हिसाब से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा दिया गया है कि अगर Q1 Q2 का डिफरेंट साइन होगा तो नॉल पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग बनेगा। और नॉल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि नॉल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा x कहाँ से हमने लिया है, x हमने लिया है जो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। यहाँ पर देख लो थोड़ा, यहाँ पर छोटा मैग्नीट्यूड किसका है, Q1 का है। Q1 से x डिस्टेंस पे नॉल पॉइंट है, हम इस x का ही वैल्यू निकाल रहे हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि नॉल पॉइंट कहाँ बन रहा है। x का वैल्यू अगर निकाल ले तो x का वैल्यू अगर सेम चार्ज के लिए सेम साइन के लिए क्या होगा, x इक्वल टू d होता है उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन का डिस्टेंस है, d बाय कैपिटल N का रूट ना स्मॉल n का रूट ओवर +1। स्मॉल n क्या है, वो कितना मल्टीपल का है, जैसे कि यहाँ पर Q2 जो है वो n टाइम्स Q1 है, तो वही n का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। वो Q2 कितने टाइम्स बड़ा है Q1 से, वही है n। नेक्स्ट यहाँ पर अगर दोनों का डिफरेंट साइन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, एक माइनस साइन √n-1। और दोनों का जो नॉल पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, मतलब लाइन जॉइनिंग का बाहर बनेगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये वो करेक्ट स्टेटमेंट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो फाइंड आउट करने में ये पूछ सकता है। ये वाला स्टेटमेंट दे देगा क्या है कि नॉल पॉइंट जो होगा वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास बनेगा। मतलब यहाँ पर जैसे स्मॉलर चार्ज कौन सा है, Q1 है,
तो Q1 के पास ही हमेशा नल पॉइंट बनेगा, मतलब Q1 से जो नल पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कम होगा आज कंपेयर टू Q2 से नल पॉइंट का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने बोला था कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। बाकी अगर कोई और अलग शेप का चार्जेस है तो उनको निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला है। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो चार्ज फोर्स क्या बनेगा। फोर्स क्या बनेगा, एक चार्ज रॉड ले लिया गया है, यहाँ पर एक चार्ज रॉड लिया है जिसका चार्ज रॉड ले लिया है जिसका टोटल चार्ज है Q और जिसका लेंथ है L, और एक चार्ज रॉड का एंड पॉइंट से और एक चार्ज ले लिया गया है पॉइंट चार्ज Q, कितना डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे। तो उन दोनों के बीच में फोर्स क्या बनेगा, फोर्स बनेगा K इंटू Q इंटू स्मॉल q बाय D इंटू D प्लस L। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसा होगा कि Q का वैल्यू दे दे और बाकी L और D सबका वैल्यू दे दे और पूछ ले कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या बन रहा है। तो बस यही फॉर्मूला है। यहाँ पर बस देख लो कि कैपिटल Q है क्या, रॉड का जो चार्ज है उसको कैपिटल Q बोला गया है, स्मॉल q है जो पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और जो L है वो लेंथ है रॉड का, और D जो है वो रॉड और जो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस का है। नेक्स्ट है क्या, फोर्स बिटवीन रिंग एंड ए पॉइंट चार्ज। एक रिंग ले लिया गया है जिसका रेडियस r है और वो एक पॉइंट चार्ज x से, उसका सेंटर का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से x है, और क्या है, और उस रिंग का टोटल चार्ज कैपिटल Q है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल टू दी पावर 3/2। ये उसका फॉर्मूला है, इसको याद करना है। रिंग और जो पॉइंट चार्ज है उसके बीच में जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो लगेगा r/√2। जैसे कि अगर हम मान ले इस साइड को पॉजिटिव मान ले और इस साइड को नेगेटिव मान ले, तो इस साइड को अगर नेगेटिव मान ले तो यहाँ पर -r/√2 होगा और यहाँ पर प्लस r/√2 होगा। इन दोनों पॉइंट पे, दोनों पोजीशन पे क्या होगा, जो फोर्स होगा पॉइंट चार्ज और रिंग के बीच में वो मैक्सिमम होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी के पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट में लिख लीजिए।